हेलो स्टूडेंट। तो हम लोग पिछले टर्न पे मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के बारे में पढ़ रहे थे और मैंने आपको पिछले टर्न पे मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल व्हेन चार्ज एंटर्स अलोंग द मैग्नेटिक फील्ड इसके बारे में बताया था। मैं उसी जगह से दोबारा शुरुआत करता हूँ आज। ओके, तो हम पढ़ेंगे आज मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल in uniform magnetic field. इसके बारे में हम पढ़ेंगे मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। इसमें पहला है जो मैंने आपको पिछले टर्न पे बताया था, व्हेन चार्ज एंटर्स अलोंग फील्ड। व्हेन चार्ज एंटर्स अलोंग फील्ड, तो जब चार्ज फील्ड के अलोंग एंटर करता है तब क्या होता है, बेसिकली उस कंडीशन में जो थीटा होता है उसकी वैल्यू हो जाती है 0 डिग्री, और वहां से अगर हम ये फॉर्मूला लगाते हैं क्यू बी साइन 0, और साइन 0 की वैल्यू 0 होने की वजह से जो फोर्स लग रहा होता है उस समय पार्टिकल पे वो होता है 0। सो इन दिस कंडीशन charged particle will keep on moving on its original path, on moving at its original path. ओके, दैट इज अगर वो स्ट्रेट लाइन ट्रेवल कर रहा है तो स्ट्रेट लाइन करेगा, तो जनरली यहां पे हम स्ट्रेट लाइन लिख देते हैं, स्ट्रेट लाइन। ओके, अब दूसरी कंडीशन हम समझेंगे, अगर चार्ज परपेंडिकुलर टू फील्ड एंटर करता है तो व्हेन चार्ज एंटर्स नॉर्मल टू फील्ड, परपेंडिकुलर अगर एंटर करे तब, तो लेट्स से ये मैग्नेटिक फील्ड है परपेंडिकुलर डाउनवर्ड, इस तरीके से परपेंडिकुलर डाउनवर्ड फील्ड है, और यहां पे एक चार्ज पार्टिकल है। ओके, तो ये चार्ज पार्टिकल है, अगर हम फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल को अप्लाई करते हैं तो फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल ये कहता है कि अगर फील्ड अंदर की ओर लग रहा है, फील्ड ये अंदर की ओर लग रहा है, ठीक है, और ये थंब अभी हमें फोर्स को रिप्रेजेंट करेगा, और अगर मोशन ऑफ चार्ज ऊपर की ओर हो तो फोर्स इस तरफ लग रहा होगा, अगर मोशन ऑफ चार्ज इधर होगी तो फोर्स इस तरफ हो जाएगा। इसका मतलब अगर हम इस तरीके का एक स्ट्रक्चर बना रहे हैं ऐसे, तो चार्ज मोशन ऑफ चार्ज अगर ऊपर की ओर दिखा रहे हैं, फील्ड अंदर की ओर है तो फोर्स इधर होगा, मोशन ऑफ चार्ज अगर यहाँ पे है तो फोर्स अंदर लग रहा होगा। तो बेसिकली ये सर्कुलर पाथ को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये लगातार होने वाले एक सर्कुलर पाथ को रिप्रेजेंट कर रहा है, फोर्स हमेशा अंदर की ओर आता है। इसका मतलब क्या होता है कि अगर हम फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल को लगा के देखें, फ्रॉम फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, फ्रॉम फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, if a charge enters at theta is equal to 90, then it will follow circular path. Follow a circular path. Okay, a circular path. तो यहां पे क्या होता है, जब ये ऐसे चल रहा होता है तो दो फोर्स एक दूसरे को इक्विलिब्रियम ऑब्टेन करते हैं। पहला होता है इसका मैग्नेटिक फोर्स,
और क्योंकि सर्कुलर मोशन हो रहा है तो दूसरा फोर्स यहां लगता है सेंट्रीपिटल फोर्स। तो मैग्नेटिक फोर्स होता है QEB sin 90, जबकि सेंट्रीपिटल फोर्स होगा mv² अपॉन। और यहां से हम रेडियस ऑफ द पाथ निकाल लेते हैं कि किस पाथ में, किस रेडियस के पाथ में चार्ज मूव कर रहा होता है। दिस इज द रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ, दिस इज रेडियस ऑफ this is the radius of the circular path in which the charge is moving. Okay? अब अगर हम यहां पे समझते हैं आगे कि कितना टाइम पीरियड लगेगा, तो पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन फॉर चार्ज क्योंकि सर्कुलर पाथ है तो हो जाएगा 2πr अपॉन v। r होता है mv अपॉन QB और ये हो गया अपॉन v। तो पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन यहां से आ गया 2πm अपॉन QB। तो यहां से हम ये देख सकते हैं कि जो पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन होता है वो रेडियस ऑफ पाथ पर डिपेंड नहीं करता है। यहां से हम ये कंक्लूड कर सकते हैं जो पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन फॉर चार्ज है, पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन ऑफ चार्ज is independent of radius of path and velocity of charge particle. दोनों ही चीजों से इंडिपेंडेंट है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम यहां से फ्रीक्वेंसी निकालने की कोशिश करें, सो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला हो जाएगा QB अपॉन 2πm. This will be the frequency for the charge. Now kinetic energy of the charge particle, तो अगर आप जो भी हमने फॉर्मूला देखा था R इक्वल टू mv अपॉन QB, यहां से वेलोसिटी की वैल्यू निकाल देते हैं R QB अपॉन m, देन काइनेटिक एनर्जी K इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर एंड K इज इक्वल टू हाफ m, और v की जगह लिख देंगे R QB अपॉन m होल स्क्वायर, और यहां से काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी v स्क्वायर अपॉन, दिस इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द चार्ज पार्टिकल। ठीक है, ये चार्ज पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन होता है। इस तरीके से कोई चार्ज पार्टिकल के ऊपर काइनेटिक एनर्जी वर्क करती है। ओके, नाउ अगर चार्ज ना परपेंडिकुलर एंटर करे और ना ही उस अलोंग द फील्ड एंटर करे, चार्ज किसी भी सर्टेन एंगल से करे, वो एंगल डिफाइन ना हो। अगर थर्ड पॉइंट है इसमें, इफ चार्ज एंटर्स एट एनी एंगल, एंटर्स एट एनी एंगल इन द फील्ड, किसी भी एंगल से एंटर कर रहा हो, एनोनिमस, कुछ भी एंगल से। इस कंडीशन में क्या होगा, अगर चार्ज किसी भी एंगल से एंटर कर रहा है फील्ड के अंदर, तो फिर हम लिखेंगे कैसे,
दो वेलोसिटी यहाँ होंगी, सपोज कर ले लेट्स से थीटा एंगल से आ रहा है, तो जो परपेंडिकुलर वेलोसिटी होगी बॉडी की वो होगी v sin थीटा, और जो पैरेलल कंपोनेंट की वेलोसिटी होगी, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी होगी, उसको हम कहेंगे v cos थीटा। सो फॉर परपेंडिकुलर कंपोनेंट, अगर हम मान लेते हैं कि परपेंडिकुलर कंपोनेंट की बात है, परपेंडिकुलर कंपोनेंट, तो जब चार्ज एंटर परपेंडिकुलर करता था तो परपेंडिकुलर कंपोनेंट के लिहाज से जो सेंट्रीपिटल फोर्स होता था वो मैग्नेटिक फोर्स के बराबर हो जाता था। तो हम यहां लिखेंगे F सेंट्रीपिटल इज इक्वल टू F मैग्नेटिक। सेंट्रीपिटल इज mv परपेंडिकुलर स्क्वायर, क्योंकि आप परपेंडिकुलर वेलोसिटी केवल लेंगे, और यहां हो जाएगा q v परपेंडिकुलर इंटू v। तो ये v परपेंडिकुलर एक कट गया यहां से, तो यहां से r आ जाएगा, ये हो जाएगा mv साइन थीटा अपॉन r, और ये है q इंटू v। r इक्वल टू हो गया, दिस विल बी द रेडियस ऑफ पाथ व्हेन चार्ज एंटर्स एट एनी एंगल। अब अगर हम पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन की बात करें, यहां पे पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन, पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन होता है t इज इक्वल टू 2 पाई r अपॉन v परपेंडिकुलर, तो यहां पे इन वैल्यूज को लिख देते हैं, ये हो गया 2 पाई, और r की जगह वैल्यू हो गई mv साइन थीटा अपॉन क्यू बी, और v परपेंडिकुलर हो गया v साइन थीटा। ठीक है, इसको अगर हम सॉल्व कर लेते हैं तो t एक बार फिर से आ गया 2 पाई m अपॉन क्यू बी। अगेन वी कैन से it is free from velocity and radius of the path, also this time it is free from the angle which is made by the charge in the path। एंगल पे भी देखिए डिपेंड नहीं कर रहा है यहाँ पे। दूसरा, अगर हम बात करें कि इसका मोशन ऐसे होता है, दिस इज द स्पाइरल मोशन, हेलिकल मोशन और स्पाइरल मोशन, चार्ज एंटर इन स्पाइरल मोशन। ये जो दो स्पाइरल के बीच का गैप होता है इसको कहते हैं पिच। तो ये जो पिच होता है ये होता है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी इनटू टोटल टाइम पीरियड टेकन। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इज v cos थीटा एंड टाइम पीरियड इज, और इस तरीके से हम पिच इस पाथ में कितनी होगी उसको मेजर कर लेते हैं। ठीक है, दिस इज द वे हाउ वी कैन फाइंड द पिच ऑफ द पाथ when the charge is moving in a spiral motion. The next is motion of a charged particle in uniform magnetic एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर दोनों फील्ड हैं तब क्या होगा चार्ज पार्टिकल का। तो इस कंडीशन में इफ a charge is in equilibrium, अगर चार्ज इक्विलिब्रियम में होगा तो जो मैग्नेटिक फोर्स होगा और जो इलेक्ट्रिक फोर्स होगा इन दोनों का टोटल सम 0 होगा, क्योंकि इक्विलिब्रियम ऑब्टेन कर रहे हैं ये। तो ये हो गया क्यू वी बी साइन थीटा प्लस क्यू ई इक्वल टू 0 इफ चार्ज एंटर्स परपेंडिकुलर टू फील्ड, enters perpendicular to magnetic field
तो थीटा होगा 90 और ये हो जाएगा QVB प्लस QE इक्वल टू 0। ओके, और हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं वेक्टर फॉर्म में QV क्रॉस B प्लस Q इंटू E। अब जो चार्ज है वो तो 0 के बराबर हो नहीं सकता, सो वी कैन से दिस V क्रॉस B प्लस E must be equal to 0, must be is equal to 0। ठीक है, if net electric force is equal to magnetic force or direction of electric and magnetic forces are same, in this condition we can say QVB is equal to Q into E. So E upon B can be written as V. In vacuum, we can say this is velocity of an electromagnetic wave. This is velocity of an electromagnetic wave. Okay, तो ये फॉर्मूला हो गया। अब इसके बाद एक चीज बुक में लिखी है साइक्लोट्रॉन, जो कि अब सिलेबस का पार्ट नहीं है, पहले सिलेबस का पार्ट हुआ करता था, तो उसके बारे में हम जानने की जरूरत भी नहीं है। हम समझेंगे फोर्स एक्टिंग ऑन अ चार्ज कंडक्टर। फोर्स एक्टिंग ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर placed in uniform magnetic field। तो तरीके से एक मैग्नेट है, ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है, और इसमें एक कंडक्टर रखा हुआ है, ये इसमें करंट फ्लो हो रही है, आई करंट फ्लो हो रही है, और इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड में ये एक चार्ज रखा है, कंडक्टर रखा हुआ है। ठीक है, हमसे पूछा गया है कि इस करंट कैरिंग कंडक्टर पे कितना फोर्स लगेगा, उसके बारे में हमें यहाँ पे बताना है। ठीक है, तो समझते हैं इसको एक एक करके, एक एक स्टेप को। तो अगर हम एक चार्ज पे लगने वाले फोर्स के बारे में बात करें, फोर्स एक्टिंग ऑन वन इलेक्ट्रॉन, F इज इक्वल टू F डैश इक्वल टू होगा, चार्ज की जगह लिखते हैं इलेक्ट्रॉन Q, इसकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी QVD V sin थीटा। दिस इज द एक्सप्रेशन ऑफ लॉरेंज फोर्स। ये एक्सप्रेशन किसका था? लॉरेंज फोर्स का, एक चार्ज के लिए। ठीक है, ये एक चार्ज के लिए। अब अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी n हो फॉर electron density, total number of electrons
टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, n इक्वल टू इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इनटू वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर। तो ये होता है n, वॉल्यूम हो गया एरिया इनटू लेंथ ऑफ कंडक्टर। तो ये एक इलेक्ट्रॉन का फोर्स है और ये टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो नेट फोर्स इज इक्वल टू force on each electron of each electron into total number of electrons। total number of electrons, ठीक है। तो नेट फोर्स इज F, एक इलेक्ट्रॉन पे फोर्स है F डैश और टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन थे n। तो ये था EVD B sin थीटा और n कितना है n a इंटू एल। जरा NEAVD इसको साथ लिख लें, LB sin थीटा अलग कर दें। एस करंट का फॉर्मूला होता है I is equal to NEAVD। So in place of this we can put current, और ये फॉर्मूला नया बन गया फोर्स के लिए, ठीक है, एक करंट कैरिंग कंडक्टर का। इन वेक्टर फॉर्म वी कैन रिप्रेजेंट इट लाइक I, ओके। ये तरीका है फोर्स को लिखने का एक करंट कैरिंग कंडक्टर पे जो कि एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा हुआ हो, ओके। तो दिस इज द फॉर्मूला। अब मान के चलते हैं दो पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर्स हमारे पास मौजूद हैं, ठीक है, और उन दो पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर में किस तरीके से फोर्स लगता है उसके बारे में जानेंगे। देखिए, पहले मैं एक चीज बता दूं कि अगर दो वायर हमारे पास इस तरीके से हैं और इनमें करंट एक ही डायरेक्शन में फ्लो कर रही है और ये एक है, इसमें करंट ऐसे कर रही है फ्लो, तो यहां पे क्या होगा, ये दोनों वायर एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे और जो इनका स्ट्रक्चर होगा बाद में वो कुछ इस टाइप का हो जाएगा। ये दोनों वायर ऐसे हो जाएंगे क्योंकि अट्रैक्ट कर रहे हैं, जबकि इस केस में दोनों वायर एक दूसरे को रिपेल करेंगे और इनका स्ट्रक्चर अब फाइनली ऐसा हो जाएगा रिपेल करते हुए। अब ये फोर्सेस कैसे लगते हैं उसको मैं आपको दिखाता हूं इस जगह से। देखिए, ये दो वायर हैं, अगर इनमें एक ही डायरेक्शन में ऊपर की तरफ करंट दिखाई जा रही है, ठीक है, अगर इनमें एक ही तरफ करंट है, तो अगर हम फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल को लगाएं, मैक्सवेल्स रूल को, तो हम अपने करंट की तरफ अपना थंब रखें तो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड अंदर की ओर है, परपेंडिकुलर इनसाइड, और जैसे ही और फोर्स इधर की ओर है, अंदर की ओर। ये थंब दिखाएगा करंट, ये फिंगर्स दिखाएंगी फील्ड की डायरेक्शन, और ये परपेंडिकुलर ऑफ पाम दिखाएगा फोर्स की डायरेक्शन। तो ये है थंब दिखा रहा है करंट, ये फील्ड, और ये लग रहा है फोर्स। हम अपने हाथ को ऐसे घुमा दें तो करंट अभी ऊपर है, फील्ड बाहर की ओर है, देखिए यहाँ डॉट दिखाया गया है, और फोर्स अंदर की ओर आ रहा है। और ये वजह है कि यहाँ पे इस तरीके से दोनों वायर एक दूसरे पे अट्रैक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं। By Fleming's left hand rule, the conductors experience force towards each other and hence they attract each other. Similarly, in this case, अगर इस तरह से है फील्ड अंदर की ओर, अगर करंट नीचे की ओर है इसमें, तो हम फील्ड अंदर की ओर लगाएंगे, फोर्स यहाँ बाहर लगेगा, और अपने हाथ को हम ऐसे ले आके यूं टर्न कर दें तो देखिए थंब ऊपर हो गया, करंट ऊपर, फील्ड अभी अंदर और फोर्स बाहर की ओर। तो इस कंडीशन में बाय फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल द कंडक्टर्स एक्सपीरियंस फोर्स अवे फ्रॉम ईच अदर एंड हेंस दे रिपेल ईच अदर। अगर आप यहां से नहीं समझ पा रहे हैं इस चीज को, तो मैं आपको एक और बेसिक तरीका बता देता हूं इसको समझने का। सपोज करिए कि यहां पे ये दोनों कंडक्टर ऐसे हम ज्वाइन कर देते, मान लिए, ठीक है,
तो इसमें करंट की डायरेक्शन ये हो रही होती और ये इधर हो रही होती, दोनों एक दूसरे को अपोज कर रहे होते, दैट मीन्स दे आर हैविंग अपोजिट पोलैरिटी एंड हेंस दे अट्रैक्ट ईच अदर। यहां पे हम ऐसे ऐड कर देते, ये करंट ऐसे आ रही है और ये करंट इसमें ऐसे जा रही है, देखिए ये बिल्कुल कंबाइंड है, तो हम ये मान लेते दे हैव सेम पोलैरिटी एंड देयरफॉर दे रिपेल ईच अदर। यहां पे एक इंटरेस्टिंगली एक क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है अक्सर कि एक स्प्रिंग है ऐसी, ठीक है, इस तरीके से, और इसका जो लोअर एंड है इस पे आपने करंट प्रोवाइड करा दी। तो जब आपने इसमें करंट प्रोवाइड कराई तो आपको ये बताना होता है कि क्या ये इसका साइज बढ़ेगा घटेगा या सेम रहेगा। तो जरा इस चीज को समझिए, अगर आप इसमें करंट प्रोवाइड कराते हैं लेट्स से, तो बेसिकली आप हर पोल पे सेम, हर रिंग के ऊपर सेम पोलैरिटी डेवलप हो रही होगी, हर रिंग के ऊपर सेम पोलैरिटी डेवलप हो रही होगी। अगर थोड़ा छोटा है फिगर तो मैं इसको थोड़ा और बड़ा करके दिखा देता हूं, तो हो सकता है ज्यादा बेहतर तरीके समझ में आए। हर रिंग सेम पोलैरिटी दिखा रहा है, हर रिंग सेम पोलैरिटी दिखा रहा है। ऐसी कंडीशन में करंट एक ही तरह होगी, अट्रैक्शन होगा। मैंने बताया था अगर दोनों में करंट सेम डायरेक्शन में होती तो वहां अट्रैक्शन होगा, यहाँ अट्रैक्शन होगा, और ये क्या होगा, इसका जो साइज होगा वो स्ट्रेच होने की जगह ये कंप्रेस हो जाएगा। अगर सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो होती है तो कंप्रेस होती आती है स्प्रिंग, दिस स्प्रिंग विल गेट कंप्रेस्ड, ओके, क्योंकि यहाँ सेम डायरेक्शन, हर लूप में करंट जो है वो सेम डायरेक्शन की है एंड हेंस देयरफॉर इट गेट्स कंप्रेस्ड। ठीक है, तो ये हैं फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल को लगा के हमने देखा कि अगर दो कंडक्टर में करंट सेम डायरेक्शन में फ्लो हो रही होती है तो वो अट्रैक्ट करते हैं, और अगर दो कंडक्टर्स में करंट अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो हो रही होती है तो वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं। इसके बाद एम्पियर को हम अगर डिफाइन करें तो अभी जो हमने फॉर्मूला देखा वहां से हम एम्पियर की डेफिनेशन को लिखते हैं, फोर्स पर यूनिट लेंथ ऑफ कंडक्टर अगर ये है तो ये कहां से आया, मैं इस फॉर्मूले के बारे में पहले बता देता हूं। देखिए अगर ये दो कंडक्टर इस तरीके से मौजूद हैं, यहां पे मान लिया इनके बीच की डिस्टेंस है r, इस पे करंट है I1, इसकी करंट है I2, तो ऑब्वियसली ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे होंगे या जो भी कर रहे होंगे, अभी उससे मतलब नहीं है। तो ये वाला इस पे फोर्स लगाएगा और दूसरा वाला दूसरे पे, तो F1 जो होगा वो होगा I1, इस पे मैग्नेटिक फील्ड लगेगा दूसरे का और ये है L, और ये होगा I2 V1L। These forces are equal and opposite to each other, so we can say F is equal to F1 is equal to F2, और हम कोई भी वैल्यू लिख सकते हैं, लेट्स से I2 V1L। एक स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर जिसकी लेंथ इनफाइनाइट है उसके लिए इस मैग्नेटिक फील्ड होता है म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I1 अपॉन R L, और यहां से जो फॉर्मूला निकल के आया हमारे पास फोर्स पर यूनिट लेंथ का वो हुआ म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I1 I2 upon R. This is the expression for force per unit length acting between two straight current carrying conductors, two infinitely long straight current carrying conductor. This is the formula. Okay? अब अगर if I1 और I2 बराबर हो जाएं I के, तो इसी फॉर्मूले को हम ऐसे भी लिख सकते हैं म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I स्क्वायर अपॉन R, और यहीं से हम एम्पियर की डेफिनेशन बनाकर लाते हैं जो कि अब आपको यहां देखने को मिलेगी। देखिए ये फॉर्मूला था, ओके। सो अगर I1 और I2 1 एम्पियर हैं, R1 1 मीटर है, फोर्स पर यूनिट लेंथ 2 × 10⁻⁷ मीटर है, तो 1 एम्पियर की डेफिनेशन होती है 1 एम्पियर इज दैट करंट which if passed in each of the two parallel conductors of infinite length and placed 1 meter apart in vacuum causes each conductor to experience a force of 2 × 10⁻⁷ Newton per meter of length of the conductor, okay? और पैरेलल फील्ड हम इस तरीके से दो पैरेलल करंट का फील्ड रिप्रेजेंट करते हैं जिससे हमें उनका अट्रैक्शन और रिपल्शन पता चलता है। देखिए अगर यहाँ सेम है तो देखिए बिल्कुल कंप्लीट लूप बन रहा है, इसका मतलब यहाँ अट्रैक्शन हो रहा होगा। यहाँ पे आप देखिए
अधूरे लूप बने हैं, कंप्लीट लूप नहीं फॉर्म हो रहा है, इसलिए यहाँ पे रिपल्शन होता है। ठीक है, यहाँ पे मैं इस चीज को एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दूं, इस डेफिनेशन को, कि ये फोर्स कैसे हुआ, कि अगर जो ये हमारे पास नेट फॉर्मूला आया है F अपॉन L इज इक्वल टू I स्क्वायर R, अगर इफ R इज 1 मीटर, ठीक है, और F अपॉन L 7 न्यूटन पर मीटर है, -7 न्यूटन पर मीटर, तो जो I है वो हो जाता है 1 एम्पियर। ठीक है, मतलब कि ये जो दो वायर हैं, अगर ये 1 मीटर दूरी पे रखे हों और इनमें इन वायर्स की इनफाइनाइट लेंथ के वायर के पर यूनिट लेंथ पे जो लगने वाला फोर्स हो 2 × 10⁻⁷ न्यूटन पर मीटर की लेंथ पे इसकी फोर्स लग रहा है, तो इनमें जो करंट फ्लो होती है वो 1 एम्पियर होती है। यही 1 एम्पियर की डेफिनेशन है, इसे स्टैंडर्ड डेफिनेशन ऑफ 1 एम्पियर माना जाता है। एक लास्ट चीज इस चैप्टर में मैं बता देता हूं, जो कि न्यूमेरिकल करने में आपको काम आएगी। आर्क के लिए मैग्नेटिक फील्ड ऑफ आर्क कैसे निकालते हैं? फील्ड ऑफ आर्क, तो आर्क के लिए कैसे निकालते हैं वो हम बताता हूं। सपोज करिए आपको एक इस टाइप की आर्क दी गई है, जो कि ये सेंटर है और ये एंगल अल्फा बन रहा है, सर्कुलर आर्क है, इसकी रेडियस है r, ये O है। तो जो इसका मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला होता है, इसमें करंट फ्लो हो रही है, वो होगा अल्फा अपॉन 2 पाई, अगर पाई में दिया है तो μ0 अपॉन 2 I अपॉन R। ये कब है? इफ इन रेडियन, अगर ये रेडियन में है, और अगर ये डिग्री में दिया है तो लिखेंगे थीटा अपॉन 360, ये है इन डिग्री। और सेम फॉर्मूला इसे लगा के हम किसी भी आर्क के लिए निकाल सकते हैं। ठीक है, चाहे ऐसी आर्क हो, ऐसी आर्क हो, ये एंगल हो, इस एंगल के लिए निकालना है, कैसी भी आर्क हो, हम सभी के लिए मैग्नेटिक फील्ड को निकाल सकते हैं। ये मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला है। ओके, सो स्टूडेंट्स, ये चैप्टर था हमारे पास मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, और ये पूरी तरीके से ख़त्म हो चुका है। अगले क्लास में हम लोग टॉर्क इन मैग्नेटिक लूप के बारे में पढ़ेंगे। तो आज हम इतना ही करते हैं, बाकी हम अगली क्लास में अगले टॉपिक को शुरू करेंगे। थैंक यू।